हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम इस वीडियो में हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उनको देखा था हमने, और ट्रू फॉल्स देखे थे, मैचिंग्स देखी थी, फिलअप देखे थे। लेकिन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन समझ में आ पाए और आप पेपर में सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसने सुरा से कवि का क्या आशय है। तो वैसे आपको पता है सुरा का मतलब तो मदिरा होता है, ठीक है, और ये प्रेम की मदिरा पीते हैं। और प्रेम की मदिरा से कवि का क्या आशय है, तो सुनिए। इसने सुरा से कवि हरिवंश राय जी का यह आशय है कि वह सदैव प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हैं। और वह तो देश दुनिया से बेखबर अपने मन के भावों को गीतों में पिरोकर लिखता है। तो ध्यान रखना, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने भावों को गीतों में पिरोकर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतल वाणी में आग। हाँ, उनकी वाणी तो शीतल है, लेकिन उसमें भी क्या है? एक तेज है, एक आग है। कि होने का क्या अभिप्राय है? तो विरोधाभास है यहां पर, क्योंकि शीतल वाणी और फिर उसमें आग, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। विरोधाभास अलंकार से अलंकृत इस पंक्ति का आशय यह है कि जहां एक और कवि अपने गीतों और रचनाओं का स्वर पाठ करता है, सस्वर पाठ करता है, तो उसकी वाणी सुनने वालों को अत्यंत कोमल और मीठी लगती है। संवेदनशील हृदय से निकले कवि के उद्गारों में शीतलता होती है। क्या होती है? बड़ी ही कोमल जो है वाणी है, किंतु वास्तविकता में कवि के गीतों में उसका विद्रोही स्वर छुपा हुआ है। विद्रोही स्वर मतलब अपोजिट चल रही है बातें। वह इस प्रेम रहित स्वार्थी संसार को अस्वीकार करते हैं। क्यों? इधर वाणी शीतल है और इस संसार को वो अस्वीकार कर रहे हैं। वो ऐसे जग को पग पग ठुकराते हैं। हुए विरोध की अग्नि से भर उठता है, तो अस्वीकार करते हुए विरोध की अग्नि से भर उठता है। ऐसे में उसकी वाणी बाहर से शीतल होते हुए भी स्वयं में क्रोध की आग में समेटे रहती है। तो ध्यान रखना, उन्होंने कई जगह विरोधाभास का प्रयोग किया है। तो इसलिए जब विरोधाभास होने लगता है तो वहां शीतल वाणी में आग हो गई है। एक तरीके से वाणी शीतल है, कहने का तरीका सहज है, और अर्थ कैसा जा रहा है? विरोधाभासी जा रहा है। चलिए आगे। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? भैया घर पे जल्दी पहुंचना है पथिक को। क्यों? क्योंकि बच्चे आशा प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। वैसे ही पथ पर चलने वाला अपने घर की ओर जल्दी चलता है। तो देखिए, तेजी से ढलते हुए समय को देखकर रास्ते पर चलता हुआ राहगीर दिन भर की थकान के बाद भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हो जाए इन पथ में रात, कहीं की पथ में रात ना हो जाए, इसलिए दिन के जल्दी ढलने के कारण और अंधेरा आने के पहले अपनी मंजिल के पास पाकर दुगने उत्साह से चलने लगता है। कहीं उसे ऐसा लगता है कहीं अंधेरा ना हो जाए, इसके चलते वो दुगने उत्साह से चलने लगता है। अगला देखिए, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। तो उपयुक्त पंक्ति से कवि का आशय सांसारिक रिश्ते नाते, रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों को निभाने से है। हाँ, जग जीवन का भार, क्या जग जग मतलब संसार को? क्या पृथ्वी को उठाए डोल रहे हैं वो? नहीं, पृथ्वी को उठाए नहीं डोल रहे। पृथ्वी में जब वो आया है तो उसके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का भार वो ढो रहा है, उन जिम्मेदारियों का भार ढो रहा है। उसी को जग जीवन का भार कहा गया है। तो उपयुक्त पंक्ति में कवि का आशय सांसारिक रिश्ते नाते, रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों को निभाने से है। न चाहते हुए भी कवि इन उत्तरदायित्वों को निभाता है। दुनियादारी के साथ विरोधाभास होते हुए भी वह संसार के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन यापन करता है। तो जग जीवन का भार लिए फिर रहा है। ध्यान रखना, उसने कहा है कि मैं भले ही इच्छा नहीं है मेरी इस अपूर्ण संसार में चीजों को पूरा करने, लेकिन फिर भी मुझे जो जिम्मेदारियां हैं उनको तो लेकर मैं चल रहा हूं कंटिन्यूअसली। कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है? बताइए कौन सा विचार चंचलता भर देता है? तो जब वो अपने बच्चों से मिलने की आशा में होते हैं ना, तो जब चिड़ियां अपने घोंसले की ओर जा रही होती तो उनके बच्चे इंतजार कर रहे होते, और यही ध्यान उनके, जब वो अपने बच्चों से मिलने की उन्हें मातृत्व जागता है तो वो तेजी से अपने घोंसले की ओर दौड़ने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। ठीक है। सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़ियां संध्या काल में वापस अपने घोंसलों की ओर उड़ रही होती हैं। तो पूरे दिन की थकान के बाद भी उसके परों में एक अलग सी तीव्रता अथवा चंचलता होती है। वह यह सोचती है कि किस प्रकार उसके भूख से व्याकुल बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसका यही विचार उसके पंखों में एक नई ऊर्जा संचार करता है, और दुगने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों के मिलन की चाह में अपने घोंसलों की ओर चिड़ियां तेजी से उड़ने लगती हैं। तो यह ध्यान परों में चिड़ियों के कितनी चंचलता भरता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ध्यान रखना। कविता के बहाने बताए गए सब घर एक कर देने के माने क्या है? तो बच्चा
सब घर एक कर देता है, कविता भी क्या कर देती है, सब उसे भेदभाव नहीं होता, कहीं भी जो है फलती फूलती है, कहीं भी जाती है। वैसे ही जैसे बच्चा कहीं भी किसी भी घर में चले जाने पर वो सब घर को अपना घर मानकर और खेलने लग जाता है, उसे भेदभाव नहीं रहता। उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है आपसी भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक समान समझना चाहिए। इसी तरह कविता को भी किसी एक सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता कभी भी ऐसे थोड़ी एक व्यक्ति वर्ग के लिए अभिव्यक्ति कर रही हो, वो हमेशा सभी को लेकर सभी के भलाई की बात कर रही होती है। आगे देखिए, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है, तो पतंग के बारे में क्या बताता है कवि के अनुसार पतंग संसार की सबसे हल्की चीज है। कैसी चीज है? सबसे हल्की चीज है, जिसमें कमानी भी लगी हुई है। आपने देखा होगा ना, पतंग देखी होगी आपने, उसमें कमानी भी लगी हुई है। तो ये सबसे हल्की चीज है। आप देखिए, इसमें कमानी भी दी हुई है, और ये जो हल्की चीज है ना, रंग बिरंगी होती है, और हाँ, इस पर मोटू पतलू भी छपके आने लगे आजकल। तो वह संसार के सबसे हल्के कागज से बनी होती है। इसमें लगी बांस की कमानी, खपच्ची, मतलब जैसे खपच्ची है, बांस की खपच्ची है ना, ये कमानी अत्यधिक पतली होती है, और इतनी पतली होती है कि वैसे कमानी वाली चीज को उड़ पाना पॉसिबल नहीं है। कमानी तो गाड़ी वाड़ी में भी लगती है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली उनमें भी लगती है, लेकिन वो उड़ सकते हैं क्या? कमानी मतलब एक प्रकार की फ्रेम हो गई उसकी, तो क्या वो उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती, लेकिन पतंग उड़ सकती है। तो देखिए, कमानी वाली वस्तु भी क्या कर पा रही है? उड़ पा रही है, इसलिए दुनिया की सबसे हल्की चीज उसे कहा गया है यहां पर। तो क्या बोला गया है कि पतंग के बारे में कभी क्या बताता है, तो वो दुनिया की सबसे हल्की चीज और रंग बिरंगी होती है, ये बताता है। बांस की कपच्ची लगी होती है। कपास शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपने पढ़ा होगा कि जन्म से साथ लाते हैं कपास। कौन लेकर आते हैं? बच्चे कितने कोमल होते हैं, छतों को नरम बनाते हैं। इसमें नरम बनाने में जो है स्पर्श बिंब यूज हुआ है। कपास शब्द बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वास्तव में बच्चे कपास रुई के समान तरह का हल्के होते हैं, कोमल होते हैं। हल्के मतलब कोमल होते हैं। वे भी कपास की तरह इधर उधर उड़ते फिरते हैं। उनके पैर भी कपास की तरह ही कोमल और मुलायम होते हैं, और अपने इन पैरों से पृथ्वी को ऐसे नापते हैं, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी स्वयं उनके पैरों के नीचे चलकर आ रही हो और आतुर हो उनके पैरों के नीचे आने के लिए। तो यहां पर बच्चों को कपास के समान बताया कि कपास की तरह हल्के होते हैं बच्चे। जन्म से ही वो अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास लेकर आते हैं, और जो छतें होती हैं उनको भी नरम बनाते हुए उड़ते फिरते रहते हैं, कूदते फांदते फिरते रहते हैं। नेक्स्ट, कविता के बहाने के आधार पर कविता की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रस्तुत कविता के आधार पर कविता की दो विशेषताएं। इस कविता जो थी ना, कविता के बहाने, कविता एक उड़ान है, हाँ, चिड़िया के बहाने सुनी थी ना आपने, वैसे ही। तो इसमें क्या बता रहा है कवि? तो कविता की उड़ान असीमित होती है, उसका प्रसार व्यापक और बंधन मुक्त होता है। कविता रुक नहीं सकती। कविता एक बार चल पड़ी तो फिर बहुत लंबी चलती है और चलती रहती है, उसकी उड़ान सीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि कविता बहुत लंबी चलती है। जैसे कविता फूलों के विपरीत बिना अपनी सुगंध खोए दीर्घ काल खंड तक सुनने वालों को आनंद प्रदान कर सकती है। फूल मुरझा जाता है, पर कविता मुरझाती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और चिड़िया अपने पंख रूपी जो है पंखों से कहां तक उड़ सकती है? थोड़ी दूरी उड़ सकती है, और उसके बाद थक जाती है, फिर बैठ जाती है। लेकिन कविता जो है अपने कल्पना रूपी पंखों से उड़ती है, और ऐसी उड़ती है कि लंबे समय तक उड़ती रहती है। शब्द रूपी पंखों से उड़ती है, और जो लंबे समय तक उड़ती रहती है। तो कविता की विशेषता क्या हो गई कि कविता की उड़ान असीमित होती है, और बिना मुरझाए महकती रहती है, उड़ती रहती है। बिना मुरझाए मतलब आनंद प्रदान करती रहती है कंटिन्यूअसली लोगों को। लोग उसको सुनकर आज भी खुश हो जाते हैं। भाषा में यदि कसावट ना हो तो परिणाम क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो भाषा में कसावट नहीं होगी तो परिणाम उस बात का अर्थ ही नहीं रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगी बात। एक उत्तम भाषा का विशिष्ट गुण होता है कि भावों को संप्रेषित करने की उसकी क्षमता। यदि किसी भाषा में कसावट नहीं होगी तो उसके माध्यम से कही गई बात सुनने पढ़ने सही है, सही से नहीं पहुंची। मतलब सीधी सी बात यह है कि भाषा में कसावट का मतलब यह है कि आप जो कह रहे हो वो ऐसी भाषा ना हो कि उसका मूल जो अर्थ है वही खो जाए, और जब मूल अर्थ खो जाएगा तो भाषा में कोई कसावट नहीं रह गई। सुनने पढ़ने वाले को जब समझ में नहीं आई तो कैसी भाषा, कभी कभी तो ढीली ढाली भाषा के फेर में कही गई बात के अर्थ का अनर्थ ही निकलेगा। बिना कसावट की भाषा प्रभावहीन, व्यर्थ और निरर्थक ही सिद्ध होगी। इसलिए भाषा को बहुत सही से बरतना आना चाहिए हमें। अर्थ का अनर्थ कर देते हैं शब्द। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। और जिभ्या जिन बस में की तिन बस कियो जहान, ना ही तो अवगुण उपजे कहे सब संत सुजान।
ठीक है, शब्दों को बड़ा सोच विचार कर बोलना चाहिए हमें, ठीक है, ये सब साधु संतों की वाणी है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखिए। जो कैमरे में बंद अपाहिज है, तो मानवीय चेतना के मुखर चतेरे कवि रघुवीर सहाय। मानवीय चेतना के मुखर चतेरे कवि, क्या? जो मानव को चेतन में ला रहे हैं, मानव को जगा रहे हैं, मानव के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से मानव को बचा रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है रघुवीर सहाय। और क्या लिखते हैं ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखित संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज की बिंब योजना अत्यंत सटीक और सार्थक है। ठीक है, इसमें चित्रात्मक गद्य काव्य में लिखी गई इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने श्रव्य और दृश्य बिंबों का भावना कूल सुंदर प्रयोग किया है। जैसे श्रव्य और दृश्य कैसे, तो बड़े बड़ा जूम करके आंसू दिखाएगा, उसकी फूली आंख दिखाएगा, दृश्य बिंब है। और श्रव्य बिंब भी है इसमें, इस कविता में श्रव्य बिंब भी यूज हुआ है। जब वो बात कर रहे हैं आपस में तो श्रव्य बिंब भी है। कविता में कवि द्वारा उपयोग में लाए गए बिंब सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित और सरल हैं। तो ये जो बिंब है, तो एक तरीके से आपसे यही पूछा गया है, क्या इस कविता में जो बिंब यूज हुए हैं क्या वो सटीक है? क्या आपको लगता है कि वो बिंब जो है, मतलब उन्होंने कविता में जो स्पर्श बिंब, स्पर्श तो नहीं है इसमें, पर कौन सा बिंब है, एक श्रव्य और दृश्य बिंब यूज किया है, तो वो सटीकता से यूज किया? हाँ, सटीकता से यूज किया है। आप ऐसे लिख देना। अगला, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। हाँ, कैमरे में बंद अपाहिज वास्तव में करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता है। लोग आते तो ऐसे हैं आपके सामने माइक लेके कि जैसे इनको ही आपसे सबसे बड़ा जो है सिंपैथी है, सबसे बड़ी सिंपैथी इन्हीं को है आपको, लेकिन वास्तव में वो अपने चैनल की टीआरपी के लिए आपके पास आए होते हैं। उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप रो दीजिए, वो श्रोता और जो भी सताया हुआ व्यक्ति है और जो श्रोता है, उन दोनों को रुलाएंगे और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ये हाल है, तो इसमें क्रूरता छुपी हुई है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता सामाजिक सरोकार का मुखौटा लगाए हुए क्रूर संवेदनशील भावों की कविता है। कविता में बताया गया है कि किस प्रकार दूरदर्शन मीडिया कर्मी एक विकलांग व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने की आड़ में एक लाइव शो के दौरान उससे उसकी विकलांगता को लेकर ऐसे बेतुके अपमानजनक प्रश्न पूछते हैं कि वे पहले से ही अपने दुखों से पीड़ित थे, अब और बेचारे पीड़ित होने लगते हैं। उन्हें वास्तव में लगने लगता है कि हम इस धरती पर क्यों ही हैं, हमें तो मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर ले। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े बेतुके होते हैं। जो अपाहिज है, जो विकलांग है, तो उससे पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं? हाँ, मैं अपाहिज हूं। क्या आपको अपाहिज होकर अच्छा लगता है या बुरा लगता है? भाई ऑब्वियसली बुरा लगता होगा, तो दुख तो देता होगा ये अपाहिजपन। हाँ भैया, देता ही है दुख तो अपाहिज। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन जो उसे और ज्यादा पीड़ित कर दें, तो ऐसे बेतुके क्वेश्चन पूछते हैं। दुखों के पहाड़ से दबा हुआ विकलांग व्यक्ति अंतर्नाद कर उठता है, अपने अंदर ही अंदर रोने लगता है। विकलांग व्यक्ति के दर्द को साझा करने की बाहरी कोशिश के पीछे का सच अत्यंत घिनौना है। करोड़ों दर्शकों के सामने कार्यक्रम प्रस्तुता उस विकलांग को रुलाने का भरसक यत्न प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है कि साला ये रोने लगे, और जैसे ये रोएगा मेरा चैनल सक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कविता जो है, इसमें क्रूरता दिखाई गई है। जो प्रस्तोता है वो विकलांग व्यक्ति की क्या कर रहा है, मतलब विकलांग व्यक्ति के ऊपर एक क्रूरता भरा जो है वीडियो उसका बना रहा है और जनता को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखिए, उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाना और कुछ नहीं करना है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जैसे लहर समीर पर, लहर जो है किस पर तैरती है? सागर के ऊपर तैरती है। वैसे ही हमारे जो सुख हैं उनके ऊपर कौन की छाया तैर रही है? कौन की छाया? हाँ, दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही है। तो पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? परेशानियों को। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में कवि ने दुख की छाया ग्रीष्म ऋतु को कहा गया है। कवि का मानना है कि गर्मी के कारण सारी धरती झुलस जाती है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, अकाल की चिंता किसान व्याकुल हो जाता है। तो अरे यही अकाल ही तो दुख है, क्योंकि गरीबों के लिए तो और क्रांति आती है तो उनके सुखों पर भी दुख की छाया मंडानी लगती है। क्रांति के समय जो अमीर वर्ग है उसको परेशान बताया गया है, और क्रांति किनके लिए बदलाव बताई गई है? गरीबों के लिए बदलाव बताई गई है। तो गरीबों को क्रांति अच्छी लगती है। आगे देखिए, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका क्यों, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है?
तो जो सुबह सुबह का आकाश होता है ना, उसका रंग कुछ ऐसा होता है, ये बोर्ड जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा रंग होता है। और ये रंग ऐसा लग रहा है जैसे कि गांव में जैसे राख से चौका लीप देते हैं, चूल्हा लीप देते हैं ना, तो उस पर पोता फेर देते हैं, तो वो भी ऐसा ही कलर का हो जाता है लगभग। तो फिर दोनों एक जैसे हो गए ना, इसीलिए कहा गया है कि भोर का नव राख से लीपा हुआ चौका। प्रातः काल का समय है, अभी पौ नहीं फटी है। ये पौ नहीं फटे का मतलब जानते हो ना, सुबह सुबह एकदम से जो आपको मैं बताता हूं पौ फटना किसे कहते हैं। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ों के पीछे सूर्य देवता छुपे हुए हैं, और जैसे ही वो निकल पड़े सूर्य देवता, तो चारों तरफ उजाला हो गया एक अलग प्रकार का, तो वो जो उजाला हो गया उसे पौ फटना कहते हैं। ठीक है, तो पौ नहीं फटी है, और इसलिए और जब ये सूर्य पीछे होता है तो फिर कलर ऐसा हो रहा होता है बादलों का, नीला हो रहा होता है थोड़ा सा, तो दोनों एक जैसे हो गए, राख से लिपा हुआ चौका। तो अभी पौ नहीं फटी है। ठीक है, आप लोग जो है इस शब्द को सुना भी नहीं होगा, आप लोगों ने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। आकाश का रंग शंख के रंग के समान गहरा नीला दिखाई देता है। धीरे धीरे आसमान के रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब आकाश का रंग राख से लिपे हुए चौके के समान स्लेटी सा हो गया है, किंतु अभी चौका गीला है। अतः आकाश की रंग की तुलना राख से लिपे हुए चौके से संभवतः इसलिए कही गई है क्योंकि राख से लिपे गए ताजी ताजी चौके, राख से जो चौका लिपा जाता है, का रंग स्लेटी मटमेला जैसा होता है। भोर का नभ का रंग भी ठीक वैसा ही होता है। ठीक है, अगला, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? तो ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा तो फिर ऐसे आ सकता है, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है? तो सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे ही उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है, प्रातः काल जब पौ नहीं फटी थी, प्रकृति का सौंदर्य मनमोहक होता है, विशेषकर आकाश में सूर्य की अगवानी में समूचा वातावरण पल प्रतिपल अपना रूप रंग बदलता रहता है। कलियां जो है मुरझाई होती हैं, वो जैसे सूर्य के आने के लिए इंतजार कर रही होती हैं और खिल जाती हैं। फिर तो बस सीधी सी बातें हैं कि पूरी प्रकृति इंतजार कर, हम भी इंतजार कर रहे हैं तो धूप आ जाए, थोड़ी सी सूर्यदेव के दर्शन हो जाए। भोर काल का यह दृश्य अत्यधिक अल्प समय ही रहता है, किंतु दिखने वालों को अपने सौंदर्य के जादू से मुग्ध कर देता है। सही बात है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, कभी सुबह जाग कर तो देखो, लेकिन तुम तो 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर उसके बाद 10 बजे उठते हो। आकाश के पल पल बदलते रंग का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता है तो अचानक प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का तिलिस्म टूट जाता है। ठीक है, जैसे लेकिन सूर्योदय हो जाता है तो फिर प्रकृति सब एकदम से नॉर्मल सी हो जाती है, लेकिन जब सुबह सुबह होती है तो वो कन्वर्जन जो होता है ना, वो बड़ा ही मनमोहक लगता है। आगे देखिए, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे और क्यों कहा गया है? विप्लव के वीर, बाढ़ या क्रांति, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल राग कविता द्वारा लिखित कविता में ए विप्लव के वीर बादलों को संबोधित करते हुए कहा गया। किनको संबोधित करते हो? बादलों को। कवि के अनुसार बादल क्रांति का प्रतीक है, वह पीड़ितों और शोषितों की आशाओं का केंद्र है। जैसे गरीब होते हैं ना, बादल आते हैं ना, तो गरीबों को लगता है कि पानी बरसेगा तो फसल होगी, खेती होगी, लेकिन अमीरों को क्या लगता है कि हमारा व्यवसाय नहीं ठप हो जाए थोड़े दिनों के लिए। तो जैसे क्रांति कोई आती है ना, तो अमीरों पर उसका प्रभाव पड़ता है और गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही बादल जब आते हैं ना, तो उसका प्रभाव अमीरों पर पड़ता है, गरीब तो और उनको खुशी का एक माहौल होता है उनके जीवन में। तो इस प्रकार बादलों को विप्लव के वीर कहा गया है, क्रांति के प्रतीक, क्रांति के दूत कहा गया है। ठीक है, जब वह क्रांतिकारी रूपी ज्वार लेकर आएगा तो उसके आवेग से पूंजीपतियों के भवन धराशायी हो जाएंगे। कवियों ने बादलों को सर्वहारा वर्ग का हितैषी बताया है, मतलब दुखी व्यक्ति का हितैषी बताया है बादलों का। वास्तव में गरीब किसान के लिए दुखी व्यक्ति हैं वो, और उनके लिए बादल कैसे हितैषी हैं, जबकि अमीरों के लिए वही गड़गड़ाहट कैसी है। तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। और अमीरों ने तो वैसे भी अपने जो घर बनाए हैं वो गरीबों का खून चूस चूस कर बनाए हैं, आपको पता होगा। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, आपने ये लाइन पढ़ी होगी उसमें। ठीक, पर अंगना अंग से लिपटे हुए भी इनको भय सता रहा है। दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, पंक्ति के माध्यम से कवि तुलसीदास किन पर व्यंग करता है? तो इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद पर घोर चोट करते हुए कहते हैं कि जातिवाद सबसे गंदी वस्तु है। उन्होंने कहा है, कवि समाज के उन ठेकेदारों पर व्यंग करते हुए कहते हैं जो जाति के ठेकेदार हैं, धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा देने में लगे हैं। उनका मानना है कि चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहे, चाहे मुझे कोई धूत कहे त्यागा हुआ, चाहे मुझे कोई अवधूत कहे सन्यासी कहे, चाहे मुझे कोई राजपूत कह ले और चाहे मुझे कोई बुनकर जुलाहा कह ले, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो राम का दास हूं। मेरी एक ही जाति है, मैं राम का दास हूं।
या सन्यासी कहे, मुझे राजपूत पुकारे या जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ये तो जातिवाद पर उन्होंने टिप्पणी की है इस लाइन के माध्यम से। टिप्पणी लिखिए, गोदी के चांद और गगन के चांद का रास्ता बताइए। तो गोदी का चांद यानी बच्चा किसी भी मां के संसार के सबसे सुंदर वस्तु लगता है। ध्यान रखना, संसार में सारी वस्तु एक साइड और उसका बच्चा एक साइड। आकाश के चांद के साथ भी उसके बच्चे की तुलना मां को बेमानी ही लगती है। वो कहता है, मैं आकाश का चांद क्या, बहुत बड़ा चांद थोड़ी है, मेरा चांद जो है ना वो आकाश के चांद से भी बड़ा है, मतलब उससे भी ज्यादा कोमल और सुंदर है। मां मानती है कि चांद अपने दाग धब्बों के कारण सुंदरता के मामले में उसके बच्चे को कोमल हाव भाव वाले मधुर मुस्कान बिखेरते बिखेरते चेहरे के समक्ष कहीं नहीं टिकता। वास्तव में ये बात सत्य है। ये चांद दाग धब्बों वाला कहां टिकेगा? जो हमारा बालक है, हमारा बच्चा है, उसकी कोमल जो हंसी है, खिलखिलाहट है, उसको सुनकर मन प्रसन्न हो उठता है। तो मां कहती है कि बेमानी है, यहां पर दोनों को एक जैसा बोल देना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो चांद है वो उस चांद से ज्यादा अच्छा है। हाँ, गोदी के चांद को मुस्कुराते देखकर मां अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने लाल पर अपना सारा वात्सल्य उड़ेलने को सदैव तैयार रहती है। दूसरी ओर गगन का चांद बच्चे का खिलौना है, वह उसे देखकर उसे पाने मां से हट करता है। आकाश में चमक बिखेरता चांद अबोध बच्चे की कल्पना की सबसे प्रिय वस्तु है। वह उसे देखकर मुस्कुराता और पाने के लिए आकाश की ओर अपने हाथ पैर मारता है। बाद में मां उसे चांद कांच दिखा दे, शीशा दिखा देती है, शीशे में चांद उतार देती है। तो कुल मिलाकर मां अपने चांद को ज्यादा अच्छा मान रही है। ठीक है, लेकिन आजकल तो शादियां ही 30-30 की एज में हो रही हैं, 35-35 की एज में हो रही हैं, बच्चे 40-40 की एज में हो रहे हैं। तो फिर उसमें क्या है, चांद तो मां खिला ही नहीं पाई। जब खिलाना था तब तो वो अपने पति की चांद पे हाथ फेर लेती है। हाँ, पति भी तो गंजा हो जाता 40 तक। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? तो उमाशंकर जोशी कृत संकलित कविता छोटा मेरा खेत, कागज का एक चौकोर पन्ना, पढ़ा है ना आपने। मैं अंधड़, भावनात्मक आवेग की आंधी है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स की जो आंधी चली है वो आंधी है अंधड़, और बीज विचार और अभिव्यक्ति का प्रतीक है। फिर उसके बाद जो मेरे अंदर विचार पल रहे हैं मैं उनको प्रकट करूंगा, वही उसी का प्रतीक है। तो अंधड़ और बीज, कवि का मानना है कि भावनात्मक आवेग से कवि के मन में एक विचार उदित होता है, इससे कल्पना की उड़ान भरकर कवि एक काव्य रचना का सृजन करता है। ठीक है, तो जब मेरे अंदर भावनाएं आएंगी, मतलब मेरे अंदर अंधड़ आएगी, भावनाओं की आंधी आएगी, तो मैं उनको अभिव्यक्त करूंगा, मतलब अभिव्यक्ति का बीज जो है निकलेगा। तो सीधी सी बात यह है कि अंधड़ और बीज का मतलब क्या है कि एक का मतलब है क्या, भावनात्मक आवेग की आंधी, और दूसरे बीज का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का प्रतीक है वो। चलिए आगे, रस का अक्षय पात्र। रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? तो रस का अक्षय पात्र लिखकर कवि ने रचना कर्म की विशेषताओं को उल्लेख किया है। कवि के अनुसार उत्तम साहित्य रूपी फल से अलौकिक अमृत धाराएं निकलती हैं, उसको जितना भी खर्च किया जाए वह खत्म नहीं होता। सही बात है, जो उत्तम साहित्य होगा, बढ़िया लिटरेचर होगा, इसकी प्रवृत्ति अक्षय है। ठीक है, अमृत के समान है। ठीक है, कवि के अनुसार किसी उत्कृष्ट कृति का रसास्वादन पाठक अथवा रसिक वर्ग युगों युगों तक करते हैं। कोई अच्छा साहित्य आपने पढ़ा होगा तो उसका जो स्वाद है ना वो आपको युगों युगों तक आपको जो है मन को प्रसन्न करता रहेगा। तो सुनिए, रामचरितमानस एवं गीता ऐसे ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खेत में उपजा उद्यान तो एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन एक सुंदर साहित्य कृति का अमृत रूपी रस चिरकाल अनंत काल तक सभी के लिए सुलभ रहता है, सभी के लिए आनंद प्रदान कर देने वाला रहता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि रस का अक्षय पात्र एक अच्छा साहित्य है। अगला पद्य साहित्य। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां खंड। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बताइए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो जहां पर भक्ति भाव की प्रधानता आई हो वो सोने जैसा युग नहीं होगा तो कौन सा युग होगा? आप बताइए मुझे। ईश्वर से लगन जहां पर हो, भाई प्रारंभ भी वही है, आदि भी वही है और अनंत भी वही। आदि और अनंत है वो, प्रारंभ भी वही है, किसी चीज से प्रारंभ भी उसी से होता है और अंत भी वहीं पर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि और उसी का युग अगर चलने लगे तो समझ लीजिए वही तो स्वर्ण युग होगा। तो यहां पर देखिए भक्ति भाव का प्रधान था इसमें, तो लोक मंगल तथा समन्वय की भावना। भक्ति होगी तो लोग बाग मार काट और द्वेष भेदभाव इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। तो इसलिए भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा गया। स्वांत सुखाय काव्य साधना, मतलब सुख, ठीक है, स्वांत सुखाय काव्य साधना, ठीक है, सुख की साधना।
सभी का सुख होना चाहिए। अब निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश, सही बात है, ईश्वर ही निराशा में आशा है, ये बात सत्य है। आप जब हार जाओ, ये दुनिया आपको बुरी लगने लगे, कोई आपको नहीं पूछे, तो उस समय आपके पास एक ही माध्यम, एक ही साधन। लोग घमंड में रहते हैं, कुछ भी कहे, लेकिन अंत जो है, जब आप चारों तरफ से परास्त हो जाते हो, तो फिर आपके पास एक ही सहारा बचता है, और वो सहारा, उस पर अगर आपका भरोसा है तो वो पक्का आपका साथ जरूर देगा। वैसे भी कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भाव एवं कला पक्ष का मणिकांचन योग है, ठीक है। भाव, बहुत ही अच्छे भाव और बहुत ही अच्छे कलात्मक ढंग से मणिकांचन, मणि जनित योग है। दोनों को, भावों को ऐसे पिरोया गया है जैसे मणियां लगा दी गई हो, मणि जनित है। तो इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। चलिए आगे देखिए, भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए, ठीक है। लिखिए, भक्ति काल की प्रमुख काल धाराएं, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, मतलब निर्गुण में भी जो मतलब साकार रूप नहीं देखती थी, निर्गुण प्रेम मार्गी जो प्रेम को के रूप से चलती थी, निर्गुण ज्ञान मार्गी, और सगुण राम भक्ति शाखा और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा, ध्यान रखना। फिर इसमें कौन सी, तो ये भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम क्या है? तो एक तो निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा जो प्रेम की है, जो दूसरी ज्ञान की है। तो प्रेम और ज्ञान, लेकिन इसमें निर्गुण है, ठीक है। निराकार ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है? निराकार। जबकि सगुण ब्रह्म आया, आकार है जिसका, एक रूप है, तो उसमें राम और कृष्ण हो गए। कौन हो गए? राम और कृष्ण हो गए। चलिए, तो ये चार काव्य धाराएं यहां पे याद कर लेना। अगला आता भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं और कवि कौन है? तो भक्ति काल की पहले प्रमुख विशेषता लोक मंगल की भावना थी, इसमें ईश्वर भक्ति थी। और का ईश्वर भक्ति, राक्षस भक्ति थोड़ी करेंगे, राक्षस भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, आपको ये बता दूं। कई राक्षसों ने भी ईश्वर की खूब भक्ति की है, वो बात अलग है, बाद में ईश्वर को निपटाना पड़ा उनको। गुरु महिमा, ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। गुरु महिमा, भक्ति काल के गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु के ज्ञान को जो है बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम और कृष्ण ने भी क्या किया था? गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनको गुरु को जो है सबसे बड़ा माना है। भक्ति काल के कवियों के नाम निम्नलिखित हैं, तुलसीदास और सूरदास, ठीक है। सूर तुलसी शशि, बताया ना आपने, सूरदास जी सूर्य है और तुलसी कौन है? शशि है, चंद्रमा है। तो ध्यान रखना, सूर तुलसी शशि। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखिए, तो हो गया। अगला, निर्गुण धारा और सगुण धारा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। निर्गुण धारा और सगुण धारा में भक्ति काल के काव्य के दो रूप हैं। इन दोनों धाराओं में तीन अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर क्या है? निर्गुण धारा के काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना, मैंने बता दिया आपको। सगुण धारा में साकार ब्रह्म राम और कृष्ण की आराधना की गई है, परमात्मा की भक्ति का अंकन किया गया है। निर्गुण धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध और समाज सुधार पर बल दिया है। निर्गुण धारा में कबीर वगैरह आ गए थे, तो इन्होंने क्या किया था? ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे एक तरीके से, तो फिर इन्होंने जाति पाति का विरोध किया था, ठीक है। जबकि सगुण भक्ति धारा में के कवियों ने राम और कृष्ण के लोक रंजक रूपों का वर्णन करके लोक मंगल पर बल दिया है, और इसमें भी इन्होंने जाति पाति इसमें भी नहीं दिखाई गई है ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, पता है ना आपको, तो वो जातिवाद कहां चला गया, ठीक है। निर्गुण धारा के काव्य में रहस्यवाद एवं मसन नदी शैली को अपनाया गया है, जबकि सगुण धारा के काव्य में समन्वय और सौंदर्य अंकन की प्रधानता है, ठीक है। आप तो कर लेना, इससे ज्यादा नहीं। रीति काल की दो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखी। प्रवृत्तियां ही विशेषताएं होती है, ध्यान रखना, आप भूल जाओ वहां पे। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं, इस काल में सांसारिक सुखों का प्रधान था। प्रधान ने मतलब समावेश था। तो सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी थी? कि सांसारिक सुखों, यह समय रीतिकाल है ना, विलास और समृद्धि का था। लोग लग्जरी चीजों में थे, जीवन क्षणभंगुर है, अतः जितने दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा है। लोग भोगी हो गए थे। कैसे हो गए थे? भोगी, ठीक है। सांसारिक सुखों को भोग रहे थे, क्योंकि जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। राज्यश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी हुई थी, ठीक है। कविता भरण पोषण, जो कविता सुनाते थे उनकी भरण पोषण हो जाता था उससे। रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता रही। इस कला के प्रदर्शन से संस्कृत सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट है। रीति ग्रंथ भी लिखे गए। भाषा में शब्दों का चमत्कार और अलंकारों की विविधता है, अलग अलग अलंकार यूज हुए रीतिकाल। इस युग के कवियों ने श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है। नायिकाओं के हाव भाव का वर्णन रोचक है। तो ये रीतिकाल था। अगला,
रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा? भैया अभी तो बताया कि नायिकाओं के हाव भाव का श्रृंगार के उससे बढ़िया वर्णन किया गया है। रीति काल को किन्हीं दो कवियों का, वो भी लिखेंगे हम। 17वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाती है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम दिया। ठीक है, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रीति काल कहा। सामंतों और राजाओं के इस काल में, सामंतवाद था, राजा चलते थे, राजाओं के जो है सामंत थे में अधिकांश कवि राज्य शिक्षा थे, वे दरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। नायक नायिका के भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन रूप में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते थे। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, अतः मित्र बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें राजाओं का काल था, राजाओं का शासन काल था और श्रृंगार था, उसमें उनके प्रेम की लीलाएं, बहुत सारी चीजें वर्णन करनी पड़ती थी कवियों को, तो वो ये सारी चीजें लिखते समय तो ये श्रृंगार काल हो गया, क्योंकि नायक नायिका का वर्णन भी इसमें किया गया है। बहुत ही लिखा है इस पर, देखो, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। राजाओं को प्रसन्न करना होता था ना, तो श्रृंगार रस उनके, हर आदमी श्रृंगार रस से प्रसन्न हो जाता है आज की डेट में। नहीं, आज की डेट में नहीं, 17वीं शताब्दी हमेशा से ही। आज छायावादी की दो विशेषता था, दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। छायावाद किसने प्रारंभ किया? तो आपको पता होगा, जयशंकर प्रसाद। अब दो कवि भी बताऊंगा मैं आपको, वैसे तो चार इसका जो स्तंभ है वो बताऊंगा। सौंदर्य तथा प्रणय, एक तो सौंदर्य था, इसमें क्या था? भावनाओं का प्रधान, भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, भाषाओं की लाक्षणिकता एवं वक्रता की प्रमुखता, वक्रता थी भाषा में, ठीक है, टेढ़ी बात। और बाह्यार्थ निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति निरूपण की प्रमुखता, स्वयं की अनुभूति, ठीक है। प्रकृति का सजीव सत्य, भाई यही तो प्रमुख है इसमें, प्रकृति का सजीव सत्य के रूप में चित्रण, प्रकृति सजीव सत्य है, ठीक है। प्रकृति को तो मानवीकरण बहुत हुआ इसमें। प्रकृति पर कवि द्वारा अपने भावों का आरोपण, छंद विधान में नूतनता। कवि जयशंकर प्रसाद प्रमुख है, सुमित्रानंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम व प्रत्येक की एक एक रचना लिखी। प्रगतिवाद जो प्रगति तरक्की की बात करें, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, और इनकी रचना क्या है? सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी, युगांत, ये इनकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नागार्जुन की युगधारा है, प्यासी पथराई आंखें हैं, तो ये नागार्जुन की है। ये प्रगतिवाद के दो कवि हो गए। प्रयोगवाद कर्ता की चार विशेषता लिखे। प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग हुए। प्रयोगवादी कर्ता पर मार्क्सवादी का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस काव्य में सजग और गहरी पीड़ा का बोध है। वो पीड़ित लोग थे, उनके कारण नए नए प्रयोग। प्रयोगवादी कर्ता में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का विशेष बल है, ठीक है। बौद्धिकता मतलब लोग बुद्धि को जो है ज्यादा महत्व दे रहे हैं। फ्रायड के काम सिद्धांत का सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है। तो फ्रायड के जो काम सिद्धांत को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया, तो प्रयोगवाद में। नई कर्ता की चार विशेषताएं लिखी है। तो नई कर्ता जीवन के हर क्षण को सत्य ठहराती है। नई कर्ता है जीवन के हर क्षण को सत्य, हर क्षण सत्य है, उसको जिए। नई कर्ता की वाणी अपने परिवेश के जीवन अनुभव पर आधारित है। नई कर्ता लघु मानवत्व को स्वीकार करती है। नई कर्ता में जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा की गई है। नई कर्ता एवं प्रयोगवादी कर्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नई कर्ता ने प्रगतिवाद की तरह विशेष क्षेत्रों पर विशिष्ट शब्द नहीं लिए हैं। समस्त प्रकार के प्रश्नों हेतु लोक शब्दों का चयन किया, जबकि प्रयोगवाद में बोझिल शब्दावली को लेकर चलता है। प्रयोगवाद बोझिल शब्दावली को लेकर चलता है, इसने बहुत ही विशिष्ट शब्द नहीं लिए। नई कर्ता ने विशिष्ट शब्द नहीं लिए। नई कर्ता है ना, ज्यादा टेंशन नहीं ना, ठीक है। जबकि प्रयोगवाद बोझिल शब्द लेकर चलता था। प्रयोगवादी कर्ता में मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष बौद्धिकता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। हाँ, लेकिन इसमें मध्यवर्गीय जीवन का संघर्ष, अभी अपने पढ़ा था ना कि प्रयोगवाद में मध्यवर्गीय जीवन के जो संघर्ष है उनको बौद्धिकता के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है। अगला और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? ये क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में, आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में देखने को मिलेंगे, और आप बने रहिए। मैं आपको सारी हिंदी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। आप इन वीडियोस को वॉच कीजिए, तीनों वीडियो को। एक वीडियो और आएगा अभी, एक या दो वीडियो, और उसमें आपके फिर हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इसको वॉच कीजिए, मैं आगे के ये क्वेश्चन आगे कराऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।